गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो प्रथम चैप्टर चल रहा है उसमें अपन ने 4 वीडियो देख ली है। अपन अब ये अंतिम पार्ट है प्रथम अध्याय का, और इसमें आपका हम वैदिक विधि से भाग सीखेंगे। वैसे नॉर्मल आप लोगों ने भाग खूब सीखा होगा छोटी क्लासों में, लेकिन यहाँ अपन वैदिक विधि से भाग सीखेंगे। वैदिक विधि से भाग सीखने के लिए इसमें हमारे पास सिलेबस के अंदर 3 विधियां बताई जा रही है। पहली विधि है सूत्र निखिलम विधि। पहली विधि का नाम है सूत्र निखिलम विधि, यानी यहां हम सूत्र निखिलम विधि से भाग सीखेंगे। अब इसके लिए पहले अपन सूत्र निखिलम विधि से भाग सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपन कोई एग्जांपल लेते हैं कि आपको दे रखा है 1245 भाग 70, यानी हमें 1245 में और किसका भाग देना है आपको? 97 का भाग देना है। तो देखिए, आपको सूत्र निखिलम विधि से भाग ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले 3 खंड बनाने होंगे। कितने खंड बनाने होंगे? 3। जैसे इस प्रकार से आपके कितने खंड हो जाएंगे? 3 खंड हो जाएंगे। इसको अपन लिख देंगे प्रथम खंड, इसको लिख देंगे अपन द्वितीय खंड, और इसको लिख देंगे अपन तृतीय खंड। इस प्रकार सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में विभाजित करेंगे। प्रथम जो पार्ट है उसको प्रथम खंड बोलेंगे, द्वितीय जो पार्ट है उसको द्वितीय खंड बोलेंगे, और तृतीय पार्ट है उसको तृतीय खंड बोलेंगे। अब देखो, यहां हमें देखना पड़ेगा कि आपको प्रश्न में 2 चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा भाजक और एक मिलेगा भाज्य। जो आपको पता होगा, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। तो यहां भाज्य कितना हो गया? 1245। क्लियर? और जिसका भाग हम देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। ठीक है। अब देखो, 3 खंड हमने बना लिए। अब हम भाजक के देखेंगे कि भाजक है उसमें आधार कितना हो सकता है। तो ये भाजक का आधार कितना होगा? 100, क्योंकि ये 97 है वो किसके नजदीक है? 100 के। अपन इससे पहले आधार और उपाधार सीख चुके हैं कि आधार का कैसे पता चलता है। इससे पहले अपन सीख चुके हैं, इसलिए इसका आधार क्या होगा? 100। आधार निकालने के बाद में एक आपको पूरक और निकालना पड़ेगा। पूरक भी आप पढ़ चुके हैं। पूरक का मतलब यह है कि ऐसी कोई 2 संख्या लीजिए जिनको आपस में जोड़ते हैं तो उनका योग 1, 10, 100, 1000 आदि आता हो। तो यहां 97 है और इसका आधार क्या है? 100। इसका मतलब 97 में अपने क्या जोड़े कि उसका योग 100 आ जाए। तो कितना है आपके पास पूरक? 0, 3।
क्योंकि आधार में 2 अंक है तो यहां भी अपन कितने अंक ले लेंगे, 2 अंक ले लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो इनको लिखेंगे हम। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, भाजक और उसके नीचे उसका पूरक। तो यहां आपका भाजक है 97, इसको लिख सकते हो यहां भाजक, जिसके आपकी क्लियर हो जाए। और यहां 0,3, ये क्या लिख देंगे अपन, पूरक। ठीक है, भाजक कितना आया 97 और पूरक कितना आया 0,3। तो प्रथम खंड आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं द्वितीय खंड को बाद में देखेंगे। अब हम तृतीय खंड के पास जाते हैं। हम द्वितीय खंड और तृतीय खंड दोनों खंडों में हम भाज्य को लिखेंगे। प्रथम खंड में क्या आएगा, भाजक और उसके नीचे उसका पूरक। द्वितीय और तृतीय खंड में क्या आएगा, भाज्य लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, अपन ये देखेंगे कि अपने आधार में कितने शून्य हैं। तो अपने आधार में 2 शून्य। क्लियर। तो हम देखेंगे कि भाज्य का इकाई की तरफ से 2 अंक, इकाई की तरफ से 2 अंक कौन से खंड में लिखे जाएंगे, तृतीय खंड में। और अब भाज्य के जितने अंक बच गए वो किस में लिखे जाएंगे, द्वितीय खंड में। तो देखो 5 और 4 तो हमने यहां ले लिए, बच गए क्या 1 और 2। तो यहां 1 ले लेंगे और यहां 2 ले लेंगे। बीच में अपन को थोड़ा स्पेस रखना होगा, जिससे अपन को लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया। देखिए आप, और थोड़ा अपन इसको नीचे कर लेते हैं और यहां अपने रेखा कर सकते हैं। अब देखो द्वितीय खंड में जो भी अंक आपके पास आएगा वो आपको आपका भागफल होगा, और तृतीय खंड में जो बचेगा वो आपके लिए शेषफल होगा। क्लियर हो गया कि भागफल कहां आएगा, शेषफल कहां आएगा। देखिए द्वितीय खंड का आपका पहला जो अंक है, चाहे वो कुछ भी हो, उसको वैसा का वैसा नीचे लिख देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे अपन, ये जो पहला जो अंक है यानी ये भागफल का प्रथम अंक हो गया, इसको हम पूरक अंक से गुणा करके और आगे वाले अंकों के नीचे लिख देंगे। जैसे 0,3 है, इसको हम कितने से कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0,3। तो आगे वाले अंकों के नीचे, क्योंकि 1 तो यहां आया तो ये 0 तो कहां जाएगा 2 के नीचे, और 3 कहां जाएगा 4 के नीचे। अभी यहां तक समझ में। फिर आगे देखो हल करेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 2। इधर ये आपके पास ऐसे कैसे जाएंगे। अब आपके पास भागफल का नया अंक 2 आ गया, और उसका वही नियम है कि इस भागफल के अंक को पूरक से गुणा करके आगे लिख देंगे। कैसे, 2 को 0,3 को कितने से गुणा करना है 2 से, तो कितना आ गया 0,6। तो आगे वाले अंकों के नीचे पहले यहां से शुरू किया, इसको छोड़कर यहां लिखेंगे 0,6। लास्ट में यदि इकाई के नीचे इकाई अंक आ गया तो फिर हम इनको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 1 4 3 7 और 1 8। तो आपके पास क्या हो गया, द्वितीय खंड में तो क्या है आपके पास 12, और तृतीय खंड में क्या है आपके पास 81। अब एक बात और जरूर ध्यान रखना, क्योंकि द्वितीय खंड में जो भी आएगा वो भागफल का अंक आएगा, और तृतीय खंड में जो भी आएगा वो आपके पास शेषफल का अंक आएगा। आपने भाग का नियम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आना चाहिए। यदि शेषफल भाजक से बड़ा आ गया तो फिर हमें उस शेषफल को संशोधित करना पड़ेगा, यानी और दोबारा भाग देना पड़ेगा। तो यहां कितना आया 81, किससे 97 से छोटा है। तो इसका मतलब है आपके पास भागफल तो हो गया 12 और
शेष पद हो गया आपके पास 81। तो ये आपकी कौन सी विधि है? सूत्र निखिलम विधि से भाग ज्ञात करना। ये आपकी पहली विधि है। दोबारा अपन इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम भाजक और भाज्य को पहचानेंगे कि भाजक कितना है और भाज्य कितना है। पहचानने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि आधार का पता लगाएंगे और वो आधार हम किसके भाजक के हिसाब से लेंगे। तो भाजक 97 है तो निश्चित रूप से इसका आधार क्या होगा? 100। और फिर 97 का पूरक देखेंगे। पूरक का मैंने अभी आप बता दिया आपको कि भाजक में क्या जोड़े जिससे उसका योग 100 आ जाए। जो आधार लेंगे वही आना चाहिए। तो आपके पास पूरक कितना आ गया? 0। फिर हम 3 खंड बनाएंगे। इसको प्रथम खंड लिखेंगे, इसको द्वितीय खंड लिखेंगे और इसको तृतीय खंड लिखेंगे। प्रथम खंड में भाजक लिखेंगे और भाजक के नीचे इसका पूरक अंक लिखेंगे। क्लियर? द्वितीय और तृतीय खंड में हम भाज्य के अंकों को लिखेंगे। अब भाज्य के अंकों को भी हमें व्यवस्थित लिखना होगा और वो व्यवस्थित कैसे देखना पड़ेगा? हम ये देखेंगे आधार में कितने शून्य हैं उतने ही अंक भाज्य के दाईं तरफ से तृतीय खंड में लिखेंगे और शेष अंक जो बच गए वो द्वितीय खंड में लिख देंगे और फिर हम इसको हल करेंगे। तो ये अपन ने पहला एग्जांपल लिया। अब अपन और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब जैसे क्वेश्चन थोड़ा छोटा लेते हैं। जैसे है 311 और भाग 8। समझना आप। ठीक है, अब देखो यहां लिखेंगे। पहले लिखेंगे भाज्य। तो यहाँ भाज्य कितना हो गया आपके पास? 311। फिर लिखेंगे अपन भाजक। भाजक क्या हो गया यहाँ? 8। अब देखिए अपन आधार पता लगाएंगे। तो बताइए आधार क्या होगा इसका? आधार 10 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भाजक कितना है? 8। तो 8 का आधार कितना होगा? 10। और जब आपके पास आधार आ गया तो आपके पास पूरक अंक भी आ जाएगा। 8 में कितना जोड़ें कि 10 आ जाए? तो कितना जोड़ेंगे? 2। एक अंक है, अगर एक अंक आ जाएगा। ये आपके पास क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं प्रथम खंड में। तो प्रथम खंड में मैंने क्या बताया था? पहले लिखेंगे भाजक और उसके नीचे लिखेंगे उसका पूरक। तो देखिए हम कितना आ गया? 8 और पूरक कितना आ गया? 2। क्लियर है? या लिख सकते हो भाजक और पूरक। ठीक है, अब चलते हैं अपन द्वितीय खंड में चल के तृतीय खंड में चलेंगे। आधार में कितने शून्य हैं? 1। तो आप भाज्य का दाहिनी आधार से पहला अंक लिखेंगे और बच गए क्या? 3। 1। तो आपके पास द्वितीय खंड और तृतीय खंड में हम क्या करेंगे? भाज्य को लिखेंगे और इसको किस तरीके से लिखेंगे? आधार में जितने शून्य हैं उसी शून्य के आधार पे। यदि आधार में 1 शून्य है तो एक अंक तृतीय खंड में आएगा। यदि आधार में 2 शून्य है तो 2 अंक तृतीय खंड में आएंगे। यदि आधार में 3 शून्य है तो 3 अंक तृतीय खंड में आएंगे और शेष अंक जो बच जाते हैं वो कहाँ आएंगे? वो आएंगे द्वितीय खंड में। अब अपने पास प्रथम खंड भी कंप्लीट हो गया और द्वितीय अंक भी कंप्लीट हो गया। चलिए प्रथम खंड भी कंप्लीट हो गया, द्वितीय खंड भी कंप्लीट हो गया और तृतीय खंड भी कंप्लीट हो गया। इतना जब ये व्यवस्थित अपन ने कर दिया तो इसके बाद में अपने यहाँ कर देते हैं। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ क्या आएगा? भागफल। यहाँ क्या आएगा? शेषफल। अब देखो क्या करेंगे। अब पहला अंक जो का तो हम कहाँ उतार देंगे? भागफल में उतार देंगे। क्लियर हो गया?
अब देखना, अब हमारे पास भागफल का जो अंक आया है उसको किससे गुणा करेंगे? पूरक अंक से, और आगे वाले अंक से नीचे। देखना, भागफल का अंक क्या है? 3, पूरक क्या है? 2, तो 3 को अपन 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया क्लियर। अगर यहाँ एक अंक है तो यहाँ लिखते, 2 अंक होते तो एक यहाँ लिखते, एक यहाँ लिखते, 3 अंक होते तो और आ गया, इसको लिख देते हैं। अब फिर इनको जोड़ेंगे तो 6 कितने हो गए? 7। ठीक है, ये जो अपन पूरक से जो गुणा करते हैं वो सिर्फ भागफल के अंकों तक ही गुणा करेंगे, और जब शेष पद में आ गए तो वही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब कितने हो गए आपके पास? 7 हो गए, तो 7 तो क्या है? भागफल का अंक, और 2 किसका अंक है? 2 अंक किसका है? पूरक का। तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। तो अपन कहां लिखेंगे? क्योंकि हमें अंतिम अंक के नीचे लिखना है, तो ये कितने हो गए? 14। ठीक है, और अब देखो, जब यहां कोई भी अंक नहीं बचा है तो आपका भाग समाप्त हो गया। अब किसको हल करेंगे? तो इनको जोड़ेंगे, 4 1 5 और 1 का 1। देखिए आपके पास भागफल कितना आया? आपके पास भागफल आ गया 37, और शेष फल आ गया आपके पास 15। देखो सही है क्या? शेष फल आपका 15। मैंने जो नियम बताया उसमें देखो कि आप ये देखो कि आप किसका भाग दे रहे हैं। किसका भाग देना पड़े? 8 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 भाजक है, और भाजक और शेष फल एक संबंध होता है कि शेष फल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। यदि भाजक से बड़ा है शेषफल तो इसका मतलब उसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा, अन्यथा वो भाग गलत है। तो देखना यहाँ शेषफल कितना बचा? 15। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये शेषफल सही नहीं है। तो अब इसमें सुधार क्या करना होगा? सुधार ये करना होगा, अब इस 15 में हम किसका भाग देंगे? 8 का। तो कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8। ठीक है, एक बार गया तो ये किसमें क्या करेंगे? भागफल में जोड़ देंगे। तो अब जोड़ेंगे तो 7 1 8 और ये 3, इधर माइनस का है तो 15 में से 8 घटाए तो कितने बच गए? 0 7। तो आपके पास भागफल तो हो गया आपके पास 38 और शेषफल हो गया आपके पास 0 7। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये अपने कौन सी विधि चल रही थी? अपने पास चल रही थी सूत्र निखिलम विधि। अब इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं, फिर इसके बाद में अपन अगली विधि का अध्ययन करेंगे। 2 उदाहरण हो गए, एक उदाहरण और बताता हूं, फिर आप प्रयास कीजिए, आप आराम से कर सकेंगे। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास 1013 और इसमें भाग किसका देना अपने को? 88 की। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? भाज्य। तो भाज्य कितना हो गया आपके पास? 1013। इसके बाद में अपन क्या पता लगाएंगे? भाजक। भाजक कितना हो गया आपके पास? 88। तो अब आप आधार यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपका आधार किस पर निर्धारित होगा? भाजक पर। तो निश्चित रूप से इसका आधार क्या होगा? 100। फिर क्या निकालेंगे आप इसका? पूरक। तो पूरक का मतलब 88 में हम क्या जोड़े कि योग 100 आ जाए। तो कितना आ गया? 12। ये आपकी रूपरेखा तैयार हो गई। और वही फिर हम क्या करेंगे? 2 रेखा खींचकर हम 3 खंड बनाएंगे। ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड। प्रथम खंड में क्या लिखते हैं? भाजक और उसका पूरक। ठीक है। द्वितीय और तृतीय खंड में क्या लिखते हैं? भाज्य। और तृतीय खंड में क्या करते हैं? आधार में जितने शून्य हो उतने ही अंक भाज्य के दाईं तरफ से देंगे तृतीय खंड में, और जो शेष अंक बच गए उनको हम किसमें लिख देंगे? द्वितीय खंड में। इनमें ये अंक जो लिखते हैं उनमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
जिससे आपको दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे अपन यहां सबसे पहले 88। क्या है ये? भाजक। इसके नीचे क्या लिखेंगे? 12। क्या है ये? इसका पूरक। क्लियर? अब चलते हैं तत्ते खंड में। तो आप देखो आधार में कितने शून्य हैं? 2। तो भाज्य की तरफ चलो, दाहिने हाथ की तरफ से कितने अंक लोगे? 2। तो क्या लिखेंगे? 1 और 3 और बच गए क्या? 1 और 0। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या लिखेंगे? सही रूप में अपन लिख देंगे। ठीक है? अब देखना, अब अपन भाग का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखो क्या नहीं बताया था, पहला अंक ऐसा ऐसा है। क्लियर? अब 1 को हम किससे गुणा करेंगे? यानी भागफल का जो पहला अंक आ गया उसको किससे गुणा करेंगे? पूरक से। तो 1 को अपन 12 से गुणा करेंगे, 12 एकाम 12, 1 और 2 हो गया। क्लियर? फिर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो फिर इसको पूरक से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 12। तो 1 और 2। अब यहां कोई भी अंक नहीं बचा है, तो इसका मतलब भाग की प्रक्रिया आपकी समाप्त हो गई। तो ये तो आ गया भागफल। इनको हल करेंगे तो ये क्या बचेगा? शेष पद। देखिए जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 2 और 2 4। तो आपके पास भागफल तो कितना आ गया? 11 और शेष फल आ गया आपके पास 45। तो ये आपकी कौन सी विधि होगी? सूत्र निकलम विधि। अब इसके बाद में अपन सेकंड विधि का अध्ययन करेंगे और दूसरी विधि जो है उसको बोलते हैं अपन ध्वजांक विधि। सेकंड विधि है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि। अब अपन ध्वजांक विधि से और क्या करेंगे? भाग हल करेंगे। इसका कोई एग्जांपल ले लें तो जैसे आपके पास दे रखा है 4 5 3 2 4532 और इसमें अपन कितने का भाग देंगे? 112 का। कौन सी विधि चल रही है? ध्वजांक विधि। ठीक है? तो ध्वजांक विधि में भी वही क्या करेंगे अपन? 2 रेखा खींचकर और हम 3 खंड बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 रेखा खींचकर हम 3 खंड बनाएंगे। जैसे 1 2। ठीक है? तो क्या लिख देंगे यहां? प्रथम खंड। यहां क्या लिखेंगे? द्वितीय खंड। और यहां क्या लिखेंगे? तृतीय खंड। ठीक है? अब देखो वही आप पहचानना है कि आपके पास भाज्य क्या है। तो भाज्य है 4532 और भाजक क्या है? 112। अब देखो इसमें क्या करना है अपन को? इसमें आपका जो भाजक है इसमें एक तो मुख्यांक और एक ध्वजांक, इनका हमें पता लगाना है। तो देखो सीधा सा ही है, जो भाजक का जो इकाई का अंक है उसको तो आप क्या मान लो? ध्वजांक। और शेष जो अंक बच गए उनको क्या मान लो आप? मुख्यांक। क्लियर हो गया? देखो यहां ध्वजांक में 1 अंक भी ले सकते हो और 2 अंक भी ले सकते हो। ठीक है? लेकिन हम 1 अंक से ही हल करेंगे। 2 अंक से अगर हम हल करते हैं तो थोड़ा अपने लिए कठिन होता है, गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए हम 1 अंक है उसको ध्वजांक ले लेंगे और शेष जो अंक है उनको क्या ले लेंगे? मुख्यांक। ठीक है? तो यहां लिख लेंगे अपन ध्वजांक
ध्वजांक तो है 2 और मुख्यांक कितने बच गए 11। ये इस तरीके से हम इसका विभाजन करते हैं। अगली बात समझ में आपकी। अब देखो पहला जो खंड है उसमें ध्वजांक और उसके नीचे उसका मुख्यांक। तो देखिए ये पहला खंड है, तो यहाँ 2 तो क्या हो गया ध्वजांक और 11 क्या हो गए मुख्यांक। इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। ध्वजांक एक घात के रूप में लिखा जाता है, तो ऊपर हो गया और मुख्यांक उसके नीचे हो गया। ठीक है। अब ये देखो आपने ध्वजांक में कितने अंक लिए 1, तो हम तृतीय खंड में भाजक का दाहिने हाथ की तरफ से या इकाई अंक लिखेंगे, तो कितना लेंगे अपन 2 और बचते शेष अंक उनको हम क्या लिखेंगे द्वितीय खंड में। तो क्या गया 4, 5 और 3। इसमें भी अपन क्या लेंगे स्पेस आपको लेना होगा। स्पेस लेंगे तो आगे जो अंक हम लिखेंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात आपकी यहां तक समझ में ठीक है। पहले हम इन चीजों का पता लगा लेंगे और फिर इन 3 खंडों में रखना हमें आना चाहिए कि इनको कैसे लिखा जाता है। दोबारा बताता हूं 4532 में भाग हमें किसका देना है 112 का। तो ये जो अंक है वो क्या कहलाता है भाज्य, ये क्या कहलाता है भाजक। क्लियर। अब भाजक में जो पहला अंक है उसको इकाई का अंक, क्योंकि अपन इधर से चलेंगे तो ये इकाई का अंक होगा या पहला अंक होगा। इधर से पहला अंक नहीं लेते हैं, इधर से पहला अंक लेते हैं, तो ये अंक इकाई का है, इसको हम ध्वजांक का लेंगे। और शेष अंक आपके पास जो बच गए, चाहे 1 अंक बचे, चाहे 2 अंक बचे, चाहे 3 अंक बचे, उनको अपन क्या लेंगे मुख्यांक। क्लियर। अब समझना दोबारा, प्रथम खंड में क्या लिखते हैं ध्वजांक और उसके नीचे उसका मुख्यांक। क्लियर। अब आते हैं तृतीय खंड में, तो तृतीय खंड में क्या करेंगे अपन ध्वजांक के कितने अंक है 1, तो तृतीय खंड में 1 लिखेंगे, 1 अंक लिखेंगे और वो किसका लिखेंगे भाजक का, क्योंकि दूसरे और तीसरे खंड में भाजक के अंक लिखे जाएंगे। तो 1 अंक इकाई का लिख लिया, बच गए आपके पास 3 अंक, उनको अपन लिख दिया 4, 5 और 3। ये आपके पास क्लियर हो गई। अब देखना, अब अपन इनका रफ में संकेत के रूप में समझेंगे इसको। देखो नंबर 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 45 जो है इसमें हम किसका भाग देंगे 11। ध्यान देना ये 45 है, क्योंकि देखो 4 में 11 का भाग नहीं जाता है, 4 छोटा है 11 बड़ा है, तो हम इन दोनों अंकों को लेंगे, कितने हो गए 45 और 45 में हम किसका भाग दे रहे हैं 11 का। ठीक है। अब 11 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से अपने पास भागफल क्या होगा 4। भागफल कितना होगा 4, क्योंकि 11 की टेबल बोलेंगे और 11 की टेबल में 45, तो 11 चौक 44। तो आपके पास शेष फल क्या बच गया है, शेष फल आपके पास बच गया 1। ठीक है। फिर देखिए आप शेष फल 1 बच गया, 1 बच गया, तो आगे अपन अगर ये सही रूप से भाग जा रहा है तो ठीक है, अगर माइनस की संख्या आती है, देखो 1 शेष फल तो इस 1 को यहां लेंगे तो ये कितने हो गए 13, और 13 में पहले इसको संशोधित करेंगे। तो देखो पहले मैं लिख देता हूं, 45 में अपन ने किसका भाग दिया 11 का, कितनी बार गया 4 बार, तो यहां तो 4 हो गए, बच गया कितना 1 आगे वाली संख्या से पहले और नीचे। कहां लिखेंगे आगे वाली संख्या से पहले और नीचे। क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पे। अब आपके पास नया भाज्य क्या आ गया, नया भाज्य आपके पास आ गया 13। ठीक है। और इस 13 को संशोधित करेंगे। अब संशोधित का नियम क्या है, हर में संशोधित करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने मुख्यांक को काम में लिया, ध्वजांक को तो अपने काम में नहीं लिया। अब संशोधित करने के लिए आप किसको काम में लेंगे मुख्यांक, सॉरी सब ध्वजांक को। तो 13 में से संशोधित करेंगे तो इस भागफल के अंक को ध्वजांक से गुणा करेंगे, तो
2 गुणा 4, तो 13 में से 8 गए तो कितने बच गए? 5। तो यहां संशोधित भाज्य, कितना आ गया आपके पास? 5। संशोधित भाज्य कितना आ गया? 5। और अब क्या करेंगे? 5 में हम किसका भाग देंगे? 11 का। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा तो यहां भाग टूट गया, तो यहां क्या करेंगे? 0। अब आपके पास कितने बच गए? 5। ये 5 ले जाएंगे आगे वाले अंक से पहले और नीचे, ठीक है। तो इसके बाद इसका मतलब आपके पास 52 शेष पर बच गया, लेकिन अभी हम इसको संशोधित करेंगे। ये आपके पास नया भाज्य है। देखो द्वितीय खंड में जब अंक समाप्त हो जाते हैं और जब हम तृतीय खंड में चले जाते हैं तो आपकी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। फिर हमें भाग नहीं देना है, फिर हमें सिर्फ संशोधित करना है। क्या करना है? संशोधित करना है। संशोधित के लिए मैंने क्या बताया था आपको? क्या करेंगे अपन? भाग, देखो पहले भागफल का पहला अंक था, उसको हमने किससे गुणा किया? दहजांक से गुणा किया। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, ठीक है। अब इसको भाग दे रहे थे, ये संशोधित बच गया, भाग नहीं गया, भाग टूट गया, तो ये 5 होता है। अब क्या करेंगे? 0 को 2 से गुणा करेंगे, तो कितना आ गया? 0। तो 50 में से 0, 52 में से 0 गया तो क्या बचा? 52। तो आपके पास यहाँ भागफल तो कितना हो गया? 40, और शेषफल कितना हो गया? 52। थोड़ा सा कठिन है, अभी अपन ने पहला ही एग्जाम्पल लिया है, दूसरा एग्जाम्पल अपन सीखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब अपन इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1234 और इसमें भाग दे रहे हैं 42 का, ठीक है। देखना देखो इन सब को अपन मिटा देते हैं, बस ये लिखना है, तो कुछ नहीं करना है। दो खड़ी रेखा खींचकर कितने खंड बनाएंगे आप? 3। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, ठीक है। क्लियर? अब आओ बताओ भाज्य कितना है इसमें? भाज्य है 1234। भाजक कितना है? 42, ठीक है। अब अपन आते हैं ध्रुवजांक। तो ध्रुवजांक के लिए मैंने क्या बताया? पहला अंक लेना, तो क्या आएगा? 2, और शेष अंक क्या हो गया? मुख्य अंक हो गया। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? प्रथम खंड में ध्रुवजांक और मुख्यांक। तो ध्रुवजांक तो है 2 और मुख्यांक है 4, ठीक है। अब हम तृतीय खंड में चलेंगे, तो ध्रुवजांक में कितने अंक है? 1। तो तृतीय खंड में भी 1 अंक लिया जाएगा, वो भी किसका लिया जाएगा? भाज्य का, इकाई का। तो क्या है? 4। बच गए कितने? 1, 2 और 3, और ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास। अब अपन यहां संकेत में इसको समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले देखना भाग किसका देते हैं अपन? मुख्यांक का। और संशोधित करने के लिए क्या करते हैं अपन? भागफल के अंक को ध्रुवजांक से गुणा करके घटाते हैं। लेकिन यहां तो मेरे पास अभी भागफल का कोई अंक नहीं आया, और जब तक भागफल का कोई अंक नहीं आएगा तो उसको ध्रुवजांक से गुणा नहीं कर सकते। इसका मतलब अपन 1 में 4 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। तो किस में देंगे अपन? 12, और 12 में किसका भाग देंगे? 4, ठीक है। देखना अब 12 में 4 का भाग देंगे तो बताइए आपका भागफल क्या आएगा? भागफल आ जाएगा 3, 4 3 12। और अब बताओ आपके पास शेष पर क्या आएगा? शेष पर आपके पास बच गया 0। ध्यान देना, इस को समझना। अब ये 0 काउंट करेंगे अपन यहां, ठीक है। तो आपके पास नया भाज्य आ गया 3, और हम इसको संशोधित करेंगे। आपके पास भागफल का अंक कितना आ गया? 3।
तो संशोधित करने के लिए क्या करेंगे हम, भागफल के अंक को ध्वजांक के अंक से गुणा करके और नए भाज्य में से घटा देंगे। देखना 0,3 ये नया भाज्य है, इसमें से क्या घटाएंगे, 3 दूनी 6, घट रहा है क्या, नहीं घट रहा, ऋणात्मक संख्या आती है, इसलिए 4 का भाग 12 में 3 बार न देकर 2 बार देंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, यानी आपके पास जो संशोधित भाज्य है ना वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। यदि आपका संशोधित भाज्य ऋणात्मक आ गया तो निश्चित रूप से आपका भाग गलत है या आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब तो इसका मतलब क्या है कि हम 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार गया, और अब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितनी बच गई, 4। ठीक है, देखो आप यहां पर क्या लिख देंगे, 2। अब आपके पास शेषफल क्या बच गया, 4। अब जो भी शेषफल का अंक बच रहा है वो आगे वाले अंक से पहले और नीचे, देखो तीनों 12 का तो हमने कंप्लीट ले लिया, में ले लिया। अब आगे वाला क्या बचा आपके पास, 3, तो 3 से पहले यहां और कितने लेंगे, 4। ये आपके पास पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपके पास नया भाज्य आ गया आपके पास 43। इस नए भाज्य को संशोधित करोगे और संशोधित मतलब भागफल को मुख्यांक से गुणा करके और नए भाज्य में से घटा देंगे तो 2 गुणा 2, तो आपके पास 43 में से 4 गए तो 39। ये 39 क्या है आपके पास, संशोधित भाज्य आपके पास आया 39। ठीक है, ये नंबर 2। नंबर 3, अब क्या करेंगे आप, 39 में भाग किसका देंगे, 4। देखो बस यही हो गया, ये प्रक्रिया शुरू 12 में 4 का भाग दिया, अब 39 में 4 का भाग देंगे। 39 में 4 का भाग देंगे तो 4 की टेबल बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा लगभग, तो आपका भागफल क्या आएगा, भागफल आ जाएगा 9, क्योंकि 4 का बड़ा 9 बार बोलेंगे तो 9 चौक 36, 36 तो 39 में से 36 गए तो आपके शेषफल क्या गए, शेषफल आ गया आपके पास 3। शेषफल क्या गए, क्यों 39 में 36 के तो आपके पास 3 बच गए, तो कितनी बार गया आपके पास, 9 बार, 9 यहाँ लिख दिया। अब आपके पास ये शेषफल बचा, शेषफल का नियम क्या है, आगे वाली संख्या से पहले और नीचे, तो आगे वाली संख्या क्या है, 4, पहले ये और नीचे कितने आ गए, 34। जब अपन द्वितीय खंड से तृतीय खंड में चले गए तो अब हमें भाग नहीं देना है, अब सिर्फ हमें क्या करना है, संशोधित करना है। कैसे, 2 दूनी 4 घट गया, अब क्या करेगा, 9 दूनी 18 घटेगा, तो आपके पास कितने हैं, 34, इसमें से 9 दूनी 18 को घटा दो तो 14 में से 8 गए तो 6, ये हो गए 2 में से गया तो 1। ठीक है, तो आपके पास ये रफ्ता गाली है, इसको आप मिटा सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए था। तो यहां आपके पास भागफल कितना आ गया, 29, और शेषफल कितना आ गया, 16। शेषफल का वही नियम है, उससे आपका भाजक है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा आपका आ सकता है। तो ये आपके पास ध्वजांक विधि के आपके 2 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊं, ठीक है, आपकी कुछ समस्या और बची हुई है वो भी आपकी क्लियर हो जाती है। वही क्या करेंगे अपन, 2 खड़ी रेखा खींचकर 3 खंड बनाएंगे। 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 98,765 और भाग हम किसका दे रहे हैं, 87।
क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, भाज्य, भाज्य कितना है 98,765। इसके बाद आप क्या लेंगे भाजक, भाजक कितना है 87। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे द्रव्यांक, द्रव्यांक कितना आ गया 7। फिर क्या लेंगे आप मुख्यांक, तो मुख्यांक कितना आ गया 8। ये क्या पॉइंट हो गए। अब इनको अपन व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। पहले खंड में क्या लिखते हैं द्रव्यांक और उसके नीचे उसका मुख्यांक। तो द्रव्यांक कितना है 7 और मुख्यांक कितना है 8। करते खंड में चलेंगे। तो द्रव्यांक में कितना अंक है 1, तो भाज्य का इकाई का 1 ले लेंगे यहाँ। बच गए शेष अंक को देंगे 9, 8, 7 और 6। ये इसका व्यवस्थित तरीका हो गया। अब अपन लेते हैं। तो यहाँ नंबर 1 लगा देंगे संकेत में। क्या करेंगे अपन 9 में किसका भाग देंगे 8 का। क्लियर। 9 में 8 का भाग देंगे तो निश्चित भागफल कितनी बार कितना होगा 1 और शेषफल भी कितना होगा 1, क्योंकि 8 का भाग 9 में देंगे तो 8 एकम 8 भागफल ये हो गया और 9 में से 8 गया तो 1 बच गया। तो भागफल कितना हो गया 1 और शेषफल कितना हो गया 1। एक वही आगे वाले अंक से पहले और नीचे। ठीक है। अब देखिए आप नंबर 2 नया भाज्य, नया भाज्य हो गया आपके पास 18। इसको संशोधित करेंगे तो 7 एकम 7 घटा देंगे तो कितने बच गए आपके पास 11। तो ये क्या आ गया आपके पास संशोधित भाज्य आ गया 11। तो नंबर 3 अब क्या करेंगे 11 में हम किसका भाग देंगे 8 का। ठीक है। संशोधित भाज्य बचेगा उसमें भाग देंगे। तो 11 में 8 का भाग देंगे तो वही आपका भागफल कितना आ गया 8 एकम 8। शेषफल कितना बचा 11 में से 8 गया तो 3, तो यहाँ 1 और यहाँ 3। ठीक है। आइए अब नंबर 4 पे नया भाज्य क्या आया, नया भाज्य हो गया आपके पास 37। पहले हम इसको संशोधित करेंगे तो 7 एकम 7, 1 गुणा 7 बढ़ाएंगे तो कितने बच गए 30। 30 क्या आ गया संशोधित भाज्य 30 आ गया। तो अब नंबर 5 तो 30 में हम किसका भाग देंगे 8 का। तो 30 में 8 का भाग देंगे तो भागफल कितना आ गया 8 किए 24। शेषफल कितना आ गया 6। तो यहाँ 3 और यहाँ 6। ठीक है। अब नंबर 6 ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा 6 में लिख देंगे नया भाज्य कितना आया आपके पास 66। इसको संशोधित करेंगे तो 7 किए 21 घटा देंगे। संशोधित भाज्य कितना आ गया 6 में से 1 गया 5 और ये 4। तो अब देखेंगे अगला पॉइंट, ये 5 पॉइंट है, ये पॉइंट 6। 45 में अपन किसका भाग देंगे 8 का। क्लियर। तो भागफल कितना हो गया आपके पास 8 पंजो 40 और शेषफल कितना हो गया 5। ये 5 और ये 5। अब देखो ये कंप्लीट हो गया आपके पास। ठीक है। अब यहाँ तृतीय खंड में आ गए, तृतीय खंड में आ गए तो भाग नहीं देना है, सिर्फ संशोधित करना है। तो कितने आ गए आपके पास 55। इसको किससे गुणा करोगे इसको 7 पंजो 35, 7 गुणा 5 तो 7 पंजो 35, 55 से 35 लिए तो 20। तो आपके पास भागफल तो हो गया 1135 और शेषफल हो गया आपके पास 20। तो ये आपके पास द्रव्यांक विधि आ चुकी है। अगर आपको सूत्र निखलन विधि और द्रव्यांक विधि का क्लियर हो गई तो भाग आपका क्लियर हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको सूत्र प्रावर्तिक विधि से भी भाग पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो अब अपन तीसरी विधि पढ़ते हैं। तीसरी विधि का नाम क्या है सूत्र प्रावर्तिक। सूत्र प्रावर्तिक विधि।
देखो ये विधि भी आपकी उसी प्रकार की है जैसे 311 में भाग किसका दे रहे हैं, 8 का दे रहे हैं। ठीक है, प्रावर्ती का मतलब है इसका अंक परिवर्तन करना पड़ेगा, जो आपके पास विचलन आएगा उसका परिवर्तन अंक लिखना पड़ेगा। वही आपको कितने खंड बनाने पड़ेंगे, 3। पर जांच भी कर लेते हैं क्योंकि भाग दिया था आपने, तो वही कितने खंड आ गए आपके पास, 3 खंड आ गए। इसको क्या लिखेंगे अपन, प्रथम खंड, इसको लिखेंगे अपन द्वितीय खंड, और इसको क्या लिखेंगे अपन, तृतीय खंड। देखिए आप वही अपन क्या लिखेंगे, भाज्य 311 भाजक 8। ठीक है, अब हम इसका विचलन का पता लगाएंगे। तो विचलन का सूत्र क्या है, संख्या माइनस आधार। तो इसका मतलब हमें आधार का पता लगाना पड़ेगा, इसका पता लगाना पड़ेगा आधार का, और ये आधार भाजक के है तो इसका आधार कितना हो गया, तो विचलन निकालेंगे वापस। विचलन क्या आएगा, संख्या माइनस आधार, 8 में से 10 गए तो विचलन क्या गया, 2। अब देखना तो पहला खंड है ना, उसमें क्या लिखेंगे, भाजक, और फिर उसके नीचे विचलन, फिर परिवर्तित अंक, परावर्तित, यानी उस अंक को परिवर्तन करके लिखेंगे। तो देखो यहां पर लिखेंगे भाजक तो है 8, विचलन है माइनस के 2, परिवर्तित अंक है 2। ध्यान देना, अगर आपका विचलन माइनस का आ रहा है तो परिवर्तित अंक किसका आएगा, प्लस का। अगर आपका विचलन प्लस का आ रहा है तो परिवर्तित अंक किसका होगा, माइनस का। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आपके आधार में कितने अंक हैं, आधार में कितने शून्य हैं, 1, तो हम यहाँ 1 अंक लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ कर लेंगे 3 और 1, शेष अंक उसी प्रकार से आ जाएगा। अब देखना आप ये भाजक आ गया, ये इसका विचलन आ गया, और ये इसका परिवर्तित अंक आ गया। अब आप द्वितीय खंड का जो पहला अंक है उसको ऐसा कैसा उतार लो, ठीक है, उतार लिया, और इसको इस परिवर्तन अंक से गुणा कर देंगे। परिवर्तन अंक से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, या 6 लिखते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 6 1 7। फिर वही काम होगा, यानी सूत्र लिखना विधि का ही रूप है। उसमें पूरक अंक का पता लगाते हैं, इसमें विचलन का पता लगाते हैं, और विचलन का जो अंक आएगा प्लस का आएगा तो परिवर्तित अंक माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो परिवर्तित अंक प्लस का हो जाएगा। 7, फिर 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, जोड़ेंगे तो इनको कितने हो गए, 15। फिर वही देखेंगे अपन कि आपका जो शेष पर का अंक है वो आपके भाजक से छोटा वाला चाहिए, छोटा नहीं है तो हम भाग देंगे 8 का 15 में, तो 8 एकम 8 कितनी बार गया, एक बार, तो 37 रहेगी 38, और इसे 15 में से और 8 गए तो 7, तो आपके पास भागफल कितना हो गया, 38, और शेष पर कितना हो गया, 7। तो ये आपकी अगली विधि है, और इस विधि का नाम क्या है, सूत्र प्रावर्तिक विधि। अब इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और फिर आप स्वयं बहुत से उदाहरण बना के और हल कर सकते हैं। जैसे अगला दे रखा अपन को 1013,
इसमें भाग किसका दे रहा है 88 का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, भाज्य 1013 होगा और भाजक होगा 88। तो इसका मतलब आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा 100। तो विचलन कितना आएगा, विचलन आ जाएगा 12। ऐसे चिन्ह लगा दो। विचलन का सूत्र है संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी 88 में 100 उठाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। और इसके बाद में परिवर्तित अंक, अब ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये देना है। और वही क्या करेंगे अपन, दो घड़ी रेखा खींचकर 3 खंड बना देंगे। ये तो हो जाएगा प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड, ये तृतीय खंड। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, भाजक, उसके नीचे उसका विचलन और उसके नीचे परिवर्तित अंक। क्लियर। अब तृतीय खंड में चलेंगे, आधार में कितने शून्य हैं 2, तो 2 अंक ले लेंगे, बच गए मध्य खंड। ठीक है, देखिए ये क्या है, यहाँ लिखोगे भाजक, यहाँ लिखोगे विचलन और यहाँ क्या लिखोगे परिवर्तित अंक। एक को उतार देंगे, एक को परिवर्तित अंक से गुणा करेंगे तो 12, हमारा एक 12, एक आ जाएगा, एक को फिर करेंगे तो 12 एक 12, तो 3 2 5, ये कितने हो गए 45। तो आपका भागफल 11 और शेष हो गया आपका 45। तो इस प्रकार से ये आपकी भाग की तीनों विधियां कंप्लीट हो गई। तो पहली प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो गई। पहली प्रश्नावली जो ये है ये 4 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है 4 नंबर की। उसमें से एक क्वेश्चन तो आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। इस प्रकार से कुल कितने हो गए 4 नंबर के हो गए। और अब अपन नेक्स्ट